तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं मोल कंसेप्ट के। देखो मोल कंसेप्ट में आपको मेजर जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आप लिख लें यहां पर कि मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल इज ऑलवेज रिटन इन AM। फॉर एग्जाम्पल 4A हीलियम का मतलब कितना होगा, 1 एटम। और मेरे पास 16 AM हीलियम है, इसका मतलब कितना होगा, 4 एटम। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं आपसे हम लिख लूं 16 ग्राम हीलियम, तो 16 ग्राम हीलियम का मतलब 4 हीलियम एटम नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स में वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें आप बार बार गलती करोगे। 1000 बार सुनने के बाद उसमें गलती हो, वो आपके शॉर्ट नोट्स में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जहां आप बार बार गलती करोगे। ये वही पॉइंट है। कई लोगों को आज भी डिफरेंस नहीं पता कि 16 AMU हीलियम और 16 ग्राम हीलियम में क्या फर्क है। तो जब मास AMU में लिखा हुआ है तो 1, 2, 10, 50, 40, 50, 100 एटम्स का मास हो सकता है। जब मास ग्राम में लिखा हुआ है तो पहले आप इसके क्या निकालोगे, मोल्स। कैसे निकालोगे, इसका मास अपॉन इसका मोलर मास। आपके पास 4 मोल हीलियम है और 4 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे, 4 Na हीलियम एटम्स। तो ये क्या है, 4 हीलियम एटम्स। ठीक है, तो इस पे आप बक्सा बना लें अपना इंपॉर्टेंट वाला बक्सा। टेढ़ा हो गया थोड़ा, कोई नहीं। और दूसरा यहां पर ठीक है, ये पहली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ चुके हैं, मोलर मास। मोलर मास में आप लोग बार बार गलती करते हैं, इसका फॉर्मूला जरूर लिख लें, क्या, हट हैंड प्रूव मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम इंटू Na। ठीक है, इसके अलावा ये तो गांव का बच्चा जानता है, नहीं जानता तो जान ले, 1 AMU कितना होता है, 1 अपॉन Na ग्राम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके बाद जो तीसरी चीज हम लोगों ने यहां पर सीखी हुई है वो है मोल्स निकालना। तो मोल्स मैंने आपको 3 चीजों से निकालना सिखाया था। एक, चलो यहां नहीं लिखते हैं इसको, 3 की जगह 4 यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मोल्स मैंने आपको 4 चीजों से निकालना सिखाया है। एक मास से, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। एक काम करते हैं, 4 की जगह 5 कर लेते हैं, एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm 23 केल्विन, या कई बार जिसे NTP भी बोलते हैं, कई कभी बोलते हैं। और एक मैंने आपको सिखाया मोलैरिटी। बताओ, मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। सही है, और मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय Na, और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए इनटू N। इसी तरह से अगर आप यहां पर जाएं तो वॉल्यूम से, चल जा भाई, नाराज क्यों, इसको करोगे डिवाइड बाय 22.7 लीटर, यहां से आके लिए करोगे मल्टीप्लाई बाय 22.7 लीटर। अगर ये वैल्यू है और यहां से जाना है इधर, तो डिवाइड बाय क्या करते हैं, 22.7। ये ओल्ड कन्वेंशन है STP का, ये न्यू है। मोलैरिटी से अगर आपको मोल्स निकालना है तो इनटू क्या करते हैं, वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर्स। अगर आपको मोल्स से मोलैरिटी निकालनी है तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, वॉल्यूम।
तो अलग अलग स्पीसीज से मोल्स निकालने का ये तरीका है। सबसे ज्यादा जो आपके काम में आने वाला है वो एक ये और दूसरा ये। 90% केसेस में आप इन्हीं को काम लेते हो और बाकी केसेस में आपके ये काम में आते हैं। आपकी चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, तो ये आपके सिर्फ समझने के लिए आपको लिखना चाहिए कि देखो अगर 5 मूल n है और 5 मूल n2 है तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जब मैं 5 मोल n को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तब, और जब मैं 5 मोल n2 को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे क्या क्या मिलेगा। तो बताओ 5 मोल n को जब मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, 5 Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 Na क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप निकालने हैं तो बताओ एक में कितने एटम है, 2, इसको इंटू 2 कर दो, आपको मिल जाएंगे 10 Na नाइट्रोजन। आपके पास जिसके मोल्स हैं आपको उसी के क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स के हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, एटम्स के हैं तो इनटू एटम्स मिलेगा। बोले समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं जो बहुत काम की है कि अगर आपके पास जैसे मान लो 1 मोल H2SO4 है, ये बहुत काम का टूल है। क्यों, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं कि एक में जितने एटम्स होंगे उसके जितने भी मोल दिए उसको इनटू करते जाओ। तो बताओ 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल। बताओ सल्फर कितना होगा, 1 मोल, और ऑक्सीजन कितना होगा, 4। ये जरूरी है। मान लो अगर आपने इसके 1 मोल की जगह इसका लेट से 5 मोल यूज कर लिया, तो बताओ 5 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन कितना होगा, 10 मोल। बताओ सल्फर 5 मोल और ऑक्सीजन 20 मोल। एक बार आपको मोल्स मिल गए तो मोल्स से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। आप अगर इसको इनटू Na कर दो तो आपको 20 Na ऑक्सीजन एटम्स मिल जाए। अगर आप इसको ऑक्सीजन के मोलर मास 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 320 ग्राम ऑक्सीजन। यानी आप एक गिवन कंपाउंड के मास में या मोल्स में किसी भी एटम का नंबर निकाल सकते हो या फिर उसका मास निकाल सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये आपकी कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट कर देता है, इसलिए भी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब है बेसिक मोल्स, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत काम की चीजें हैं, बार बार आपके लिए रिपीट होती है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इस चैप्टर के जो दूसरा पार्ट है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात करूं, एक चीज जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए और आप बार बार भूल जाते हो, ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट। एक काम करो, इसको थोड़ा और छोटे फॉर्म में लिखते हैं, एक सेकंड। इसको ऐसे लेते हैं कि एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करते हैं, सॉल्वेंट को डिसाइड करने के 2 केस होते हैं। व्हेन फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, then solvent decides the physical state of solution irrespective of amount। अमाउंट मतलब मोल्स। आप चाहो तो उसको हिंदी में लिख सकते हो, है ना, हिंदी मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज में, कि सॉल्वेंट चाहे कितना भी हो, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की सेम होनी चाहिए।
साथ में आप एग्जाम्पल भी लिखें, जैसे आपके पास शक्कर है, तो शक्कर कैसी होती है, सॉलिड, प्लस पानी कैसा होता है, लिक्विड, और जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होता है, लिक्विड। तो अगर आपके पास 500 मोल शक्कर है और 5 मोल पानी है, तब भी पानी ही क्या होगा। ये आपके समझने के लिए, क्योंकि इसमें आप कई बार गलती करते हो। सही है। सिमिलरली अगर फिजिकल स्टेट सेम है, फिजिकल स्टेट सेम, देन सॉल्वेंट जिसके ज्यादा मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, खत्म। जिसके मोल्स का मास से नहीं देखना, वॉल्यूम से नहीं देखना, किससे देखना होता है, मोल्स। अगर जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट और जिसके मोल्स कम वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तीसरी चीज, मास कंजर्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और उससे भी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होना जरूरी। यहां पर लिखना मे बी और मे नॉट, हो भी सकता है और होने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मास हमेशा रहता है। फिर हम लोगों ने यहां पर अलग अलग टर्म सीखे थे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। तो पहली चीज मैंने आपको सिखाई थी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो उसका वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के बराबर होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है। इसके अलावा मोलैरिटी आपने वेट बाय वेट से भी निकालना सीखा है, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और आप इसे 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हो। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं रहते हैं फॉर्मूले, इसलिए इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते। इसके बाद जो अगला टर्म हम लोगों ने सीखा था वो थी मोलैलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोलैलिटी जो होती है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, क्विच। ये मोलैलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा, आप लोगों ने रिलेशन भी पढ़ा है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। क्या होता है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अब आपको ना चाहते हुए भी शायद याद हो चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको मना किया था कि इसको याद नहीं करना है। बोलते हैं ना बेटा इस कुएं में नहीं जाना, नहीं नहीं जाके तो देखूंगा कुएं में क्या है। तो इसलिए याद हो गया आपको, क्योंकि जब भी इसका क्वेश्चन आया मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि हम फॉर्मूला याद ही नहीं रखेंगे, हम तो नॉर्मल मेथड फॉलो करेंगे। हाँ, पर ये अपने आप याद हो जाता है नॉर्मल यूज करते। क्या ना, ह्यूमन माइंड चैलेंज के लिए बना है, उसको आप चैलेंज कर दो ना, ये नहीं करना, घूम घूम के वहीं पहुंचता। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था कि ऐप अनइंस्टॉल कर देना, कर दी नहीं की ना। इट इज चैलेंजिंग। मास्टर ने बोल दिया वो काम क्यों करना, उल्टा काम करेंगे। आई नो, चेक करो हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री आती है पूरी। ठीक है, अभी स्टेटमेंट डाउनलोड करवाता हूं आपसे। अभी बजट आया ना, लिए बजट गड़बड़ा गया है। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया है, वरना मैं आपको नॉर्मल मेथड सिखाया, तो इसीलिए आप यहां पर लिखना आना चाहिए, आना चाहिए। देखो कुछ लोग शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हैं ऐसे, फर्रे बना लेते हैं, जो नोट्स लेके ना उनको छोटा छोटा बनना है, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते। शॉर्ट नोट्स एक पेज का हो जरूरी,
नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। शॉर्ट नोट्स हो सकता है आपके नोट से भी बड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बहुत बड़े वाले शॉर्ट नोट बना रहे हो, है ना, जरूरत नहीं है। इन जनरल शॉर्ट नोट्स 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज के भी हो सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी खोपड़ी में आराम से नहीं घुसती है, इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो बार बार, आपको ये पता है कि मैं इस टॉपिक में बार बार स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन लिख लेना चाहिए सैंपल के तौर पर कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH having density 1.54 ग्राम पर ml, और यहां पर आपको खुद से इसका एक सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए, ताकि जितनी बार आप इस शॉर्ट नोट्स को देखो तो आपके सामने एक क्वेश्चन आए। हर वो क्वेश्चन जो आपको क्लिक नहीं करता है, हर वो क्वेश्चन जो आपको क्लिक ही नहीं करता है, कितनी बार कर लूं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूले नहीं होते, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में वो हर चीज होती है जो आपकी खोपड़ी में नहीं घुसती है। ये समझ में आता है आपको? चलिए जी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो हम सीख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखना है तो बताओ क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्ट। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख ही दो, चलो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख लेते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल। और एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, जब भी मोल फ्रैक्शन से कुछ निकालना है, लाइक मोलैलिटी, मोलैरिटी, तो यहां से शुरू करो। कहां से? क्या करना होता है, दोनों का रेशियो ले लो, एक्स सोल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्ट। क्योंकि ये सबसे अनकॉमन क्वेश्चन है, बहुत कम केसेस में वो मोलैलिटी से कुछ निकलवाता है, मोल फ्रैक्शन से, इसलिए आप अटकोगे। तो यहां पर भी आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए इस चीज के लिए, कि जैसे कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ NaOH का एक्वस, आपको अपने नोट से उठा के डाल लेना चाहिए इलस्ट्रेशन में से, सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू 0.2। ठीक है, यहां पे आप सॉल्व करके रख सकते हो, आपकी इच्छा है, जगह छोड़ सकते हो, कि ताकि जब भी कभी आओ ना, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, यहां पहुंचे तो रफ में सॉल्व करके दे, साथ में इसका आंसर भी लिख लेना है नोट्स में से, और फिर रफ में सॉल्व करना। कभी भी इसको भरना मत, इसको भरना जब आप आखिरी हफ्ते या आखिरी 15 दिनों में रिवीजन कर रहे हो, तब आप उसको भर देना, जब तो बस एग्जाम देने ही जाना है, ठीक है ना। डील तो कर नहीं पाओगे 70 लाख में, पढ़ के दोगे एग्जाम तो, है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा आप लोग पीपीएम पीपीबी में भी स्ट्रगल करते हो, कई लोगों के तो हाथ पैर फूल जाते हैं पीपीएम पढ़ते ही, तो इसको बहुत डिटेल में अपनी लैंग्वेज में लिखें कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूट। तो यहां पर भी आपको एक एग्जांपल लेकर चलना चाहिए क्वेश्चन की फॉर्म में, कि मोलैलिटी ऑफ, मान लो 21 ppm Li2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां इसको आप सॉल्व करके लिखें, बताओ के पास 21 ग्राम Li2 प्लस है इन 10 पावर ग्राम, यानी 1000 किलो सॉल्यूशन। अब आप समझो, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, पीपीएम पीपीबी बहुत छोटे अमाउंट के लिए डिनोट किए जाते हैं, तो यहां आप हमेशा देख सकते हो सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो तो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना, 1000 किलो,
माइनस 21 ग्राम, बताओ ये कितना आ जाएगा? 1000। 1000 किलो में से 21 ग्राम कम हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है? तो आप 1000 किलो आटा लेकर आए और दुकानदार ने 21 ग्राम कम तोल दिया, लड़ोगे क्या उससे? बोले तो 21 ग्राम और रख लो, क्या दान दिया तुझे, तू भी क्या सोचेगा किसी दिलदार आदमी से पाला पड़ा। 21 किलो लेगा तो गेम हो जाए। 21 किलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा भाई। तो देखो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? अब देखो ये इसका मास है, बताओ मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं आपको? मोल्स। इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास आता है 7 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 किलो। आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻3। ऐसा एक एग्जाम्पल छोटा सा आपके पास होना चाहिए जिससे जितनी बार आप इन टर्म्स को पढ़ो आप इनको यूज कर पाओ। समझ पा रहे हैं? बताओ, ये हो गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म। फिर आपने दो चीजें पढ़ी है, एक मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ी है ना? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग दो केसेस में चलती है, होती है नॉन रिएक्टिंग, और दूसरे सॉल्यूशन कैसे होते हैं? रिएक्टिंग। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग के केस में मोलैरिटी क्या होती है? m फाइनल इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस। यहां कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहां सिर्फ आपको मोल्स में डील करना होता है, डील इन मोल्स। इसके लिए आप फॉर्मूला एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि 200 ml of 0.2 molar HCl mixed with 300 ml of 0.2 molar NaOH। तो देखो HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। ये अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत काम में आएगा। तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। कुछ महान लोग आपको m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 दिखाते हुए मिल जाएंगे, मत यूज करना, वो सिर्फ एक केस के लिए होता है। इसलिए तो यहां आप क्या करोगे, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, मेरे पास जगह है इसलिए। HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे, और ये तो बचपन से आप पढ़ते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो अभी हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम देख रहे हैं इसके मोल्स निकालो। तो देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम, अभी भी सिखाया था मैंने आपको, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, मोल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहां वॉल्यूम किस में है? मिलीलीटर में। तो 200 इंटू 0.2 आपको इसके मिलेंगे 40 मिलीमोल, और 300 इंटू 0.2 इसके आपको मिलेंगे 60 मिलीमोल। है? क्या चेक करेंगे? LR। क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए, तो ये LR, तो ये 0। 40 काम में आया, बताओ बचेगा कितना? 20। आपके पास फाइनली 20 मिलीमोल NaOH बच गया। तो जो बच गया उसी की मोलैरिटी आएगी। तो बताओ, अब इस केस में अगर मैं मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालूं तो बन जाएंगे उसके मोल्स 20 मिलीमोल्स। बताओ, इनको मिक्स करने पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 500। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 0.04। तो ये आपके पास रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का केस होता है जिससे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा डील करेंगे, वहां पर आप लोग इनसे मिलिए। जो बच गया भाई, ये तो गया सोल्यूशन से बाहर, खत्म हो गया। तो सोल्यूशन में तो खाली बेस बचा ना, वो बताएगा कि किसकी मोलैरिटी निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, वो भी बनेगा। हाँ, इस टाइप के भी नहीं किए अपन, ये अपन आयनिक में करें, अभी यहाँ इतने काम में नहीं है, करवा दूंगा, नए दिन एक सेशन रख लेंगे, बाकी तो अपन उसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आयनिक में ज्यादा काम में आता है। बोला समझ में आती है चीज आप लोगों को? ठीक है, तो ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग हो गई। ऐसे फिर क्या होती है आपके पास? मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो ऐसा तो उसमें याद रखने का नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार लिख के छोड़ देना चाहिए। क्या होता है? m1v1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए। इसके बाद आती है स्टोइकियोमेट्री। ऑनेस्टली बताऊं, वैसे स्टोइकियोमेट्री में कुछ याद करने का नहीं है, क्योंकि आपने सीख लिया, इसको बहुत यूज करोगे आप, चीजें आपको अपने आप ही याद होगी। बट स्टिल आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस।
आप इसकी शक्ल देखकर लिख सकते हो कि 1 मोल N2 किससे रिएक्ट करेगा, 3 मोल H2 से, और उससे आपको क्या बनेगा, 2 मोल NH3। क्योंकि ये गैसेस हैं तो आप मोल्स की जगह क्या यूज कर सकते हो, 1 वॉल्यूम N2 किससे रिएक्ट करेगा, 3 वॉल्यूम H2, और उसको क्या मिल जाएगा, 2 वॉल्यूम NH3। बट दिस विल बी ओनली फॉर, सिखाया था मैंने आप लोगों को ये चीज। नेक्स्ट LR निकालना, तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम ही नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भैया बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कब लगाना है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हों, तो क्या यूज करें, LR यूज करें। ठीक है, और LR फाइंड करने का तरीका क्या है, स्टेप्स, पहला बैलेंस रिएक्शन, दूसरा डिवाइड मोल्स बाय कोएफिशिएंट। लेकिन सारा काम रफ में करना है। ठीक है, एक एग्जांपल भी लिख के छोड़ दें, ये ले लो, N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो 6 मोल इसका ले लो, 6 मोल इसका ले लो। तो बताओ LR कौन, तो साइड में जाओ, 6 डिवाइड बाय 1, 6 डिवाइड बाय 3, ये मेरा हो गया LR। अब आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो किससे बनेगा, LR से। वो भी आप यहां पर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दें, या जो प्रोडक्ट बनेगा या जो भी प्रोडक्ट बनेगा LR से बनेगा। तो बना दो इसको, 0, 3 से बन रहा है 2, 1 से बनेगा 2/3, तो 6 से कितना बनेगा, इंटू 6 यानी 4। ठीक है, ये आपका LR खत्म हो गया है। चाहो तो एक और जब लिख सकते हो कि जब दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होंगे, है ना, एक पॉइंट और लिख देते हैं कि जब दोनों रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हो तो कोई LR नहीं होगा, और सारे रिएक्टेंट 100% कंज्यूम। समझ गए, आप देख लो, जैसे मैं वापस से लिख देता हूं एक और बार, N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसका 3 मोल ले लो और इसका 9 मोल ले लो, तो ये 1:3 रेशियो में है, और यहां भी ये 1:3 में है। इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो जब ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। किसी से प्रोडक्ट बना लो, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये 6 मोल बन गया। लास्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट यील्ड, याद है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ यील्ड से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, यील्ड बाय 100। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड बाय 100। लो भाई, ये आपका मोल कंसेप्ट खत्म हो गया है, इसके शॉर्ट नोट्स खत्म हो गए। इन चीजों के ऊपर ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है यील्ड, बट एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसलिए इतना 1, 2, 3, 4। अब बताओ ये 4 पेज रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट। आप हर हफ्ते या हर 3 दिन में अपना मोल कंसेप्ट बार बार रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी चाहिए, जैसे मैं यहां पहुंच गया, अब ये तो मेरे नोट्स हो गए, अब मैं क्या करूंगा, अपनी पीएसएस और मॉड्यूल छानूंगा। ठीक है, यहां पे एक और पेज ऐड करूंगा, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, पीएसएस 1 क्वेश्चन नंबर 5 और 11, क्योंकि वो मुझसे नहीं हुए। ठीक है, फिर पीएसएस 2 क्वेश्चन नंबर 2, 9, 15, जो मुझसे पहली बार में हुआ ही नहीं थे, या मैं जितनी बार करता हूं मैं उसमें गलती करता हूं।
जैसे आपके केस में भी क्वेश्चन नंबर 20 था, इसका आपको आंसर रटा हुआ है, और खैर ऐसी था, आंसर आप देख के आ गए थे आते आने से पहले। आप आंसर देख के आए थे, नहीं आए थे? नहीं देखा था, याद था आपको? अच्छा, टेस्ट में भी आया, ठीक है। तो ऐसे ही हर पीएससी से क्वेश्चन लिखोगे, फिर ऐसे ही मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे पहली बार में, उन सबके नंबर लिखोगे। जब पहला रिवीजन करोगे, आप में से उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको क्लिक होना शुरू हो जाएंगे, देखते ही बन जाएगा, अगली बार उनको हटा देना, वहां से काट देना, और जो बचेंगे, जो दोबारा करने पर भी नहीं हुए, उन पे गोले मार के स्टार करना है, और जब तक सारे नहीं काट दो तब तक इन क्वेश्चन को करते रहें। दिस विल कंप्लीट योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इस तरह से आपको हर लेक्चर के, अब जैसे आज अपने काम लास्ट में मैंने सिखा दिया आपको आज, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी तक मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया, केमिकल काइनेटिक्स मैंने जितना भी एक लेक्चर आपको पढ़ाया, उस एक लेक्चर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसे लेक्चर बना, आदत बना लो, नोट्स की कॉपी आपके पास है, जहां वो लेक्चर खत्म हुआ ऐसे एक लाइन खींचो, लेक्चर 1 के शॉर्ट नोट्स आज ही बनाओ, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 10 लेक्चर में कंप्लीट हो गए चैप्टर। फिर जब खत्म हो गया तो 10 लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें आप देखोगे कई चीजें आपको आती है, कई नहीं आती है, कई याद हो गई है, कई नहीं हुई है। फिर नए शॉर्ट नोट्स बनाओ फाइनल चैप्टर। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आप खुद देख सकते हो, जो मैं आपको बना के दिखाया उसका पर्पस यही था कि इन 4 पेजेस के अंदर आपने अपना मूल कंसेप्ट खत्म कर लिया है, और इन 4 पेजेस को आप चाहो तो हर दिन भी रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, 10 मिनट खाना खाने बैठे हो या गैप में हो तब भी रिवाइज कर सकते, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में लाओ, ये आपको दुनिया से बहुत आगे ले जाएगा। देखो, जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो ना, उसका असली फोर्स लगता है लास्ट के 3 महीने। बीच प्रोसेस में आप कभी कभी डावाडोल भी हो जाओगे, कभी लगेगा कुछ नहीं चल रहा है, शुरू शुरू में बहुत जोश होता है, अभी बहुत मोटिवेशन है, जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, जस्ट 2 महीने 3 महीने सब डाउन हो जाता है, लगता है कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मार्क्स आ रहे हैं, ना पढ़ाई हो रही है, ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लगे रहोगे, लास्ट में जो फोर्स लगता है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उस टाइम तक की अगर आपकी तैयारी अभी से है तो आपको कोई सिलेक्ट नहीं रोक सकता। मेरा दोस्त था, मैं हमेशा बताता हूँ ये, मैं जब तैयारी कर रहा था ड्रॉप करके, तो ऐसे मैं सेकंड बेंच पे बैठा करता था, आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, तो मेरा एक दोस्त था, हिमांशु उसका नाम है, वो मेरे साथ में बैठता था। इधर फिजिक्स में मास्टर ने क्वेश्चन दिया, भाई ने आंसर दे दिया, अपन टेंशन में गया यार, कोई क्लास में दूसरे 1-2 बच्चे ऐसे होते थे, बाकी कोई आंसर नहीं पता, टेंशन में बना रही, आगे बड़ा खतरनाक है। तो वो हमेशा यही हुए, वो तो मैथ्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, सब में धुरंधर। वो तो इस आदमी के आसपास नहीं बैठना, अपन उठे, जगह चेंज। दोस्त था वो, क्लास के बाद खूब मिला करते थे, डाउट आउट उधर से पूछ लेते थे, क्लास में साथ नहीं बैठता था। इट गिव्स यू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तुम दीन दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, आप हो, कोई और नहीं हो, आप किसी और से कंपेयर मत करो, आप हो, कंपेयर करना बाद में। अगर आप इस स्टेज पर हो, मेरी तरह थे, तो मेरे को नहीं आता था, अपन लगे रहे, फिर बैच बदल गया, वो कहाँ गया, बस क्लास के बार मिलते थे, उसकी क्या रैंक है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। फाइनल रिजल्ट पता है, मैं पहुंचा एनआईटी जयपुर और वो पहुंचा जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज। बीच रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। आई वॉज कंसिस्टेंट, आई वॉज डिसिप्लिन, मेरे को अपना रोज का काम करना था, मुझे कोई मतलब नहीं है आसपास क्या चल रहा है। लास्ट में जाके रिजल्ट स्पीक्स, वो भी मुझे टकराया, हमें तो बातचीत ही बंद हो गई थी। एक दिन मुझसे जयपुर में टकराया, मतलब भाई तू, तो हाँ भाई, मैंने तू कहाँ है, बोलता मैं SKIT हूँ। मैंने बढ़िया SKIT, मुझे तू कहाँ है, मतलब मैं NIT जयपुर में। दैट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना रुके बिना थके, डिसिप्लिन इज कि आप वो काम करे जा रहे हो। आपको पता है आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पर मुझे डाउट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आई वाज जस्ट डूइंग इट, मेरे पे कोई लोड नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं आपकी एज में था तो मुझे इस चीज की चिंता नहीं थी कि मैं कैसे कमा के खाऊंगा। मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ, उसमें होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो भी देखेंगे, तो देखना ही नहीं पड़ा, नहीं होगा तो हो ही गया। अपना काम कर रहे थे तमीज से काम करते रहो, कंसिस्टेंटली काम करते रहो हर दिन का। और उसके लिए मैंने आपके लिए सिस्टम बना दिया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, दिमाग में लगाना, चुपचाप फॉलो करना है, जो प्रोसेस हम आपको सिखा रहे हैं उनको करो। धीरे धीरे और भी चीजें अपन इन्वॉल्वमेंट के अंदर लाएंगे, पर कोई भी चीज हम बोले और जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको फायदा नहीं है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं।